हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और मैं आपके साथ आज लेकर आई हूं पार्ट 3 ऑफ PYQ सेशन। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के साथ। द स्पेसिफिक मोर्टालिटी ऑफ मेंबर ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय लाइफ टेबल, सर्वाइवरशिप कर्व, रेट ऑफ मोर्टालिटी, रेट ऑफ फ्यूकेंडिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक मोर्टालिटी ऑफ मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड किस फॉर्म में करते हैं। तो स्पेसिफिक मोर्टालिटी क्या होती है। सो स्पेसिफिक मोर्टालिटी जो होती है ये बताती है हमें डेथ रेट विद इन अ स्पेसिफिक सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। डेथ रेट विद इन अ स्पेसिफिक सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हमें बताती है और हम इसको एक्सप्रेस्ड कैसे करते हैं, बाय द रेट ऑफ मोर्टालिटी। बाय द रेट ऑफ मोर्टालिटी, तो करेक्ट आंसर इज रेट ऑफ मोर्टालिटी, ऑप्शन नंबर सी। बट बहुत सारी जगह पर जो इसका आंसर है वो सर्वाइवरशिप कर्व दे रखा है, बट जो सर्वाइवरशिप कर्व है वो गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि सर्वाइवरशिप जो है वो क्या बताता है हमें, वो क्या है, एक ग्राफ ऑफ सर्वाइवल अक्रॉस द एज बताता है हमें। ठीक है, ये ग्राफ ऑफ सर्वाइवल है। बट इन्होंने क्या पूछा है कि एक्सप्रेस्ड बाय, पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय, तो मोर्टालिटी किस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होगी। एक्सप्रेस्ड जो है वो हम करेंगे रेट ऑफ मोर्टालिटी की फॉर्म में। ठीक है, बट सर्वाइवरशिप कर्व जो है वो हमें क्या देता है, वो एक ग्राफ देता है जो क्या शो करता है, नंबर ऑफ सर्वाइवर ओवर अ टाइम। ठीक है, इट इज़ नॉट अ रेट। जो सर्वाइवरशिप कर्व है वो हमें रेट नहीं बताता है। लाइफ टेबल की अगर मैं बात करूं तो ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, एक टेबुलर और सर्वाइवल डेथ डाटा प्रोवाइड कराता है। डेथ डाटा जो है वो लाइफ टेबल देता है। और रेट ऑफ फ्यूकेंडिटी की अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ फ्यूकेंडिटी क्या होता है, ये बर्थ रेट बताता है, नॉट द डेथ रेट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, एक्सप्रेस्ड जहां पर भी आएगा आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ मोर्टालिटी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू सर्वाइव एंड अवॉइड कॉम्पिटिशन फॉर द सेम रिसोर्सेज अ स्पीशीज यूजुअली अकर ओनली पार्ट ऑफ इट्स फंडामेंटल निश इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इकोसिस्टम, इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम उसको। तो सबसे कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे, एक तो सर्वाइव, competition for same resources and occupy only a part of fundamental niche। तो fundamental niche का जो part occupy करता है वो क्या करता है, realized niche करता है। ठीक है, realized niche जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फंडामेंट जहाँ पर भी अगर आप कीवर्ड ये पकड़ो कि यूजुअली ऑक्यूपाई ओनली अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल निश in particular community or ecosystem is the realized niche is the correct answer। then next question क्या कह रहा है आपको, next question कह रहा है the sequence of fossil fuel in order of higher to lower heating value is as follow। higher से lower heating value बतानी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी हाइड्रोजन की, 1,20,000 किलो जूल पर केजी। तो हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा रहेगा। हाइड्रोजन के बाद आता है आपका नेचुरल गैस, 50,000 टू 55,000, ठीक है, किलो जूल पर केजी। पेट्रोल की अगर मैं बात करूं उसके बाद आता है आपका पेट्रोल का कितना होता है, 47,000 किलो जूल पर केजी। देन उसके बाद आता है आपका समवेयर दे आर राइटिंग द गैसोलीन के बाद आता है आपका डीजल। ठीक है, डीजल के बाद आएगा आपका केरोसिन, 43,100 किलो जूल पर केजी। ठीक है, देन केरोसिन के बाद आता है आपका कोल के बाद वुड। तो यहाँ पर अगर हम सूटेबल ऑप्शन क्या है हमारा, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद नेचुरल गैस के बाद पेट्रोलियम के बाद डीजल होता है, डीजल यहाँ पर है नहीं, डीजल के बाद केरोसिन होता है, वो भी यहाँ पर नहीं दे रखा आपको, डायरेक्ट क्या दे रखा है, कोल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है। ब्रीडर रिएक्टर जो होता है एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिससे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस मोर फिसल फ्यूल देन इट कंज्यूम। ठीक है, फिसल फ्यूल जो प्रोड्यूस होता है इससे। ब्रीडर रिएक्टर में हम क्या यूज़ करते हैं, न्यूट्रॉन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फर्टाइल मटेरियल को
फिसल मटेरियल में, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन न्यूट्रॉन वी फर्स्ट कन्वर्ट द फर्टाइल मटेरियल इनटू द फिसल मटेरियल टू सस्टेन द फिजन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है इसमें? रिएक्टर में फिजन रिएक्शन होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि फर्टाइल मटेरियल जो यूज़ करते हैं हम फिसल मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए, वो होता है हमारा यूरेनियम 238। ठीक है, यूरेनियम 238 कन्वर्ट हो जाता है किस में? प्लूटोनियम 239 में। तो प्लूटोनियम 239 क्या है यहाँ पे? फिजिल मटेरियल है। ठीक है, देन थोरियम की मैं बात करूँ, थोरियम भी हम फर्टाइल मटेरियल में यूज़ करते हैं, थोरियम 232, और किस में कन्वर्ट कर देते हैं उसको? यूरेनियम 233 में। ठीक है, वो यूरेनियम 233 क्या होगा आपका? फिजिल मटेरियल होगा। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया ब्रीडर प्रोग्राम जो है उसमें 2 तरीके के ब्रीडर्स इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। एक फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जो कहाँ पर प्रेजेंट है? केरला में प्रेजेंट है। देन इसके अलावा हम जो यूज़ करते हैं एक होता है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका जो एनर्जी कैपेसिटी है वो है 500 मेगावाट। और एडवांटेजेस क्या होते हैं ब्रीडर रिएक्टर के? ब्रीडर रिएक्टर जो है वो प्रोड्यूस इट्स ऑन फ्यूल। ठीक है, यूटिलाइज नॉन फिसल्स और रिड्यूस द न्यूक्लियर वेस्ट। इट रिड्यूस द न्यूक्लियर वेस्ट एंड सस्टेनेबल फॉर फ्यूचर एनर्जी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, फॉर अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ द करेक्ट रिलेशन। नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा इसमें से करेक्ट रिलेशन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अर्थमेटिक मीन, मीन के बाद मीडियन, मीडियन के बाद मोड। अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 कलर्ड शीट ऑफ इक्वल थिकनेस आर प्लेस्ड इन लाइट बीम। 3 शीट है, नंबर ऑफ शीट कितना है? 3 शीट हैं और इक्वल थिकनेस है तीनों की, और एक लाइट बीम के सामने हमने उसे प्लेस किया है। ईच शीट एब्जॉर्ब 20% ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। हर शीट कितना एब्जॉर्ब कर रही है लाइट को? 20% लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड आफ्टर द थर्ड प्लेट? तो इन्होंने क्या पूछा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी जब वो थर्ड प्लेट से पास ऑन होगा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है? 9%, बी 30.5%, सी 51.2%, डी इज द 40%। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ शीट कितनी है? 3 है, और हर शीट कितना एब्जॉर्ब कर रही है? 20% एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, तो हर शीट ट्रांसमिट कितना कर रही है? अगर 20% एब्जॉर्ब कर रही है तो 80% ट्रांसमिट कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट शीट का अगर हम निकालेंगे ट्रांसमिटेंस कितना होगा? 80% ऑफ 100। तो 100 का 80% का 100 करेंगे तो कितना होगा आंसर? 80। देन सेकेंड शीट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा? 80% ऑफ 80। ठीक है, कितना आएगा आंसर? 64। देन थर्ड शीट की मैं बात करूंगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 80% ऑफ 64। ठीक है, तो आंसर क्या निकल कर आएगा थर्ड शीट का? 51.2%। तो करेक्ट आंसर भी 51.2%। ठीक है, कितना लाइट ट्रांसमिट हुई? 51.2%। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हर शीट ट्रांसमिट कितना कर रही है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। 20% अगर एब्जॉर्ब कर रही है तो 80% ट्रांसमिट कर रही है, तो 80% का हम यूज़ करके उसका ट्रांसमिटेंस निकालेंगे। 1 2 3 तीनों शीट का ट्रांसमिटेंस निकालेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? इन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन a 20 ml of aqueous HCl solution need 10 ml of 0.1 normality NaOH for complete neutralization. The concentration of HCl solution is 0.2 normal, 0.002 normal, 0.01 normal and 0.05 normal. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। ठीक है, यहाँ पे हमें नॉर्मेलिटी किसकी निकालनी है?
HCl सोल्यूशन जिसको हमने कंसिडर करा N1, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ HCl कितना दे रखा है, 20 ml दे रखा है, तो N1 इंटू 20 ml इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना दे रखा है, 10 ml इंटू 0.1 नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH। जब इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 0.05 नॉर्मल, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। तो 42 का आंसर क्या हुआ, 0.05 नॉर्मल हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की साइड हम मूव करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ISO स्टैंडर्ड्स आपको दे रखे हैं, उसमें से हमें मैच द फॉलोइंग बताना है कि कौन सा स्टैंडर्ड जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो बहुत ही कीवर्ड है आपका ISO स्टैंडर्ड 14021 के लिए, 14021 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसका कीवर्ड है सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। 21 हम यूज़ किसके लिए कर रहे हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए हम 21 स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, 14021 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और 14022 किसके लिए यूज़ करते हैं, हम सिंबल के लिए यूज़ करते हैं। तो 14023 जो है वो टेस्टिंग और वेरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। 14024 जो है वो प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर के लिए यूज़ करते हैं। तो 21 किसके लिए हुआ, सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए, 22 सिंबल के लिए, 23 टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए, 24 प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द half life period of radioactive substance is 50 hours. How much time it would take for its 75% disintegration? रेडियोएक्टिव डिके जो दे रखा है, हाफ लाइफ दे रखी है आपको 50 आवर्स, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितना टाइम जो है, हाउ मच टाइम वुड बी टेक फॉर 75% डिसइंटीग्रेशन के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n डिवाइडेड बाय n नॉट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर t डिवाइडेड बाय t हाफ। तो यहाँ पे हमें t हाफ की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे और एक अलग से सीरीज बनाएंगे जिसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, सुपर फंड इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर फ्रॉम CFCs, ग्रोइंग ट्री इन डिवेस्टेटेड फॉरेस्ट, प्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन नंबर डी, क्लीनिंग साइट्स कंटामिनेटेड विथ हजार्डस वेस्ट। तो सुपर फंड किससे रिलेटेड टर्म है, सुपर फंड हम कहाँ यूज़ करते हैं, सुपर फंड का जो है वो इनैक्ट किया गया था 1980 में। किसने एडमिनिस्टर्ड बाय द US इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसको एडमिनिस्टर्ड कौन करता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, US इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसमें पॉल्यूटर को पे करना पड़ता है और बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो है वो पे करना पड़ता है अगर वो पोल्यूशन हजार्डस वेस्ट जो है वो जनरेट करते हैं। तो सुपर फंड जो है वो किससे रिलेटेड है, कंटामिनेशन विद हजार्डस सब्सटेंसेस, कंटामिनेशन विद हजार्डस सब्सटेंसेस। इसको 1980 में इनैक्ट किया गया था और एडमिनिस्टर्ड बाय द US यूरोपियन एजेंसी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 45 का आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लीनिंग साइट कंटामिनेटेड विद हजार्डस सब्सटेंस। देन क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया इन ग्राउंड वाटर मे इंडिकेट अ नियर बाय। अमोनिया की जो प्रेजेंस होगी वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डंपिंग साइट के नियर बाय ही होगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। A species having a dominating influence on the structure and function of community or ecosystem is called, डोमिनेंस किसका सबसे ज़्यादा होगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिटी में जो होंगी वो आपकी कीस्टोन स्पीशीज। अगर कीस्टोन स्पीशीज जो है वो उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, अगर ये रिमूव हो जाती हैं तो बहुत फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा 47 का, ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 48, एनवायरमेंटल लैप्स रेट
ड्यूरिंग द डे टाइम, environmental lapse rate during daytime is governed by wind speed, sunlight, topographical feature, cloud cover. इनमें से क्या ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा environmental lapse rate during daytime जो है वो? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। environmental lapse rate जो है, lapse rate क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज हाइट पर डिग्री, और इसको मेज़र किस में करते हैं? पर डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, तो सोलर रेडिएशन और जो है वो डिपेंड करता है आपका एक तो विंड स्पीड पे। ठीक है, विंड स्पीड पे कैसे करता है? अगर स्ट्रॉन्ग वर्टिकल मिक्सिंग हो रही है, स्पेशली जो है वो आफ्टरनून में अगर हो रही है, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल मिक्सिंग हो रही है, तो इवन आउट टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो अफेक्ट करेगा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट को। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट को अफेक्ट करेगा। तो स्ट्रॉन्ग वर्टिकल मिक्सिंग से इफेक्ट पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। देन अगर मैं सनलाइट की बात करूँ, इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, जितना ज़्यादा सनलाइट होगा उतना ज़्यादा हीटिंग होगी। ठीक है, उतनी ज़्यादा हीटिंग होगी, और अगर हीटिंग फास्टर हो रही है तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या होगा? स्टीपर हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर फॉर वेरी क्विकली स्टीपर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 पे भी डिपेंड करता है, सनलाइट पे भी डिपेंड कर रहा है, विंड स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट वेरी करता है अगर विंड स्पीड और सनलाइट जो है वो अफेक्टेड होता है। देन टोपोग्राफिकल फीचर, टोपोग्राफिकल फीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मॉइस्ट सरफेस है, लाइक वेजिटेशन है, वाटर है, तो जो है आपका हीटिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और ड्यू टू इवेपोरेशन। ठीक है, किसकी वजह से? इवेपोरेशन की वजह से हीटिंग रिड्यूस होगा, तो उससे क्या होगा? आपका इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो टोपोग्राफिकल फीचर पे भी डिपेंड करता है। और अगर मैं कन्वेक्शन और टर्बुलेंस की अगर मैं बात करूं, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन है तो अनस्टेबल कंडीशन रहेगी। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन है। तो आपका इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो है वो डिपेंड करता है विंड स्पीड पे, सनलाइट पे, टोपोग्राफिकल फीचर्स पे। इट इज़ डू नॉट डिपेंड अपॉन द क्लाउड कवर। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। वेस्ट आर नोन टू बी corrosive if pH is, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करेंगे, भागीरथी रिवर पे टिहरी डैम बना है, ये बहुत करेक्ट आंसर है। और टिहरी डैम जो है वो टॉलेस्ट डैम जो है वो इंडिया का है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट डैम या फिर टॉलेस्ट डैम ऑफ द इंडिया है, जिसकी हाइट कितनी है? 260.5 मीटर, लार्जेस्ट डैम है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वॉल्यूम, टिहरी डैम जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वॉल्यूम लार्जेस्ट डैम है इंडिया का। देन नर्मदा रिवर की अगर हम बात करेंगे तो सरदार सरोवर डैम है उस पर, ये भी करेक्ट आंसर है। सरदार सरोवर डैम जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में लोकेटेड है, जिसका कैपेसिटी जो है वो 1450 मेगावाट है। ठीक है, कृष्णा रिवर पे क्या बना है? अलमती डैम बना है, जो कहाँ पर प्रेजेंट है? कर्नाटका में, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, गोमती रिवर पे लोकटक डैम है, नो, दिस इज द इनकरेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लोकटक डैम जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? मणिपुर में लोकेटेड है। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 105 मेगावाट। तो गुरुग्राम क्वेश्चन सीरीज़ जो है हमारा PYQ सीरीज़ जो थी वो कंप्लीट हो गई है। PYQ एक सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करें अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट क्रिएट होता है तो। थैंक यू सो मच।